हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग अपना क्लास 12 का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, आई थिंक अध्याय नंबर 2 को जानेंगे। आज का जो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक बार सूचित कर देना चाहता हूँ, मतलब जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है टीच फ्लिक्स की, वो अब एक नए सिलेबस के बेस पे काम कर रही है, जिसमें कि मान चलिए जैसे कि अभी आप जानते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड जो है वो डीएलएड का जो एडमिशन है उसमें एक बदलाव की एक नई कंडीशन को अप्लाई किए हैं। जैसे कि अब कोई भी बच्चा एडमिशन होने से पहले जो इंट्रांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंट्रांस जो होगा इस बार सीबीटी टेस्ट के फॉर्मेट में होगा, और उसके बाद जो अग्निवीर है उसके भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्द हमारे ऐप पे भी आपको मतलब उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मिलने लगेंगे, और हमारी टीम जो है जो आपके क्वेश्चंस हैं डीएलएड और अग्निवीर एग्ज़ाम में जो कंडक्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको सॉल्यूशन है वो भी हमारी टीम देगी। तो आपको यदि इन सुविधाओं की आवश्यकता, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की सुविधा का बेनिफिट लें, तो आप हमारे चैनल पे जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक कर दें, उसके बाद शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी जानकारी सबको मिले। और टीच फ्लिक्स यूट्यूब चैनल के नाम से एक चैनल हमारा, वहाँ पे भी जाएं और हमारे चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, तो आज का हम जो क्लास है उसे प्रारंभ करें। सबसे पहले यहाँ पे मानव जनन कहते किसे हैं, है ना? मानव जनन किसे कहते हैं? तो जनन की जो विधियाँ थी वो आप पढ़ चुके थे, जनन क्या है ना? अब है जनन की बात होगी सिर्फ, वो भी किसके? मानव जनन के। मानव का जो जनन होता है उसमें क्या मुख्य योगदान है हमारे शरीर का, क्या? चलिए ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है मानव जनन में, हम सबसे पहले देखेंगे मानव का संरचना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मानव का संरचना। सबसे पहले आता है बात मानव का संरचना के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मानव संरचना के बारे में। तब इस मानव संरचना की बात आएगी तो इसमें एक चीज़ तो आप जानते हैं कि जो जनन की विधियां हैं मुख्यतः जीवों में देखा जाता है वो दो हैं। आप इससे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। एक है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, आज का जो क्लास होगा, मानव में जो जनन की विधि पाई जाती है वो कौन सा है? लैंगिक जनन, है ना? लैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है मुख्यतः दो प्राणियों का होना अनिवार्य है। मतलब यदि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करना है तो दो प्राणियों का संभव होना अत्यंत आवश्यक है। दो प्राणी होते हैं, ये दो प्राणी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या देखिए, जैसे क्या है दो प्राणी, पहला तो नर और उसके बाद दूसरा मादा। नर और मादा का संयोग होता है तब जाके क्या होता है लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है नर और मादा, ये दोनों प्राणी का होना अत्यंत आवश्यक है। जब ये दोनों होंगे तभी ये जो हमारा लैंगिक जनन का प्रक्रिया ये पूरा होगा। इसके बाद आता है जब हम नर और मादा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे इनकी संरचनाओं के बारे में, है ना? कि इनका जो नर के जनन अंग है उनका संरचना क्या है ना? क्या प्लेसमेंट है। उसके बाद आता है मादा जनन। अब मादा जनन के कौन कौन से मतलब उनके शरीर के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो जनन की क्रिया को प्रोसेस करने में हमारी सहायता करते हैं, है ना? तो हम जानेंगे इन्हीं दोनों के ऊपर ये पूरा चैप्टर आधारित है। सबसे पहले बात आएगी आज नर, क्योंकि यदि नर और मादा दोनों चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो एक दिन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये क्या बोलते हैं चैप्टर है, बहुत लंबा है, तो हम उतना नहीं। आज हम सिर्फ नर जनन के बारे में जानेंगे। पहले इन दोनों का जो बेसिक है, मतलब जो इन लोगों का बेसिक प्रारंभिक बातें हम उनको एक बार गौर से देख लेते हैं। क्या सबसे पहला बात आता है नर और मादा का, है ना? तो सबसे पहले होता है कि नर का सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, इनकी अवस्थाओं को देखेंगे, है ना? इनकी अवस्थाओं को देखें। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसके अवस्थाएं कुल 3 अवस्था है ना? सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं एक बार। उसके बाद
ये 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला क्या है, निषेचन की अवस्था, पहला है निषेचन, निषेचन पूर्व अवस्था। सबसे पहले क्या है, निषेचन पूर्व अवस्था। उसके बाद दूसरा आता है, निषेचन पूर्व के बाद आता है निषेचन पूर्व के बाद आएगा दूसरा जो हमारा होगा वो होगा निषेचन की अवस्था। पहला क्या था, निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा निषेचन की अवस्था, और तीसरा हमारा आता है निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था, है ना, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हम यहाँ पे जानेंगे निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है कि युग्मक का जनन होता है, ठीक है ना। नर और मादा दोनों जो ये प्राणी होते हैं इनके अंदर क्या युग्मक का जनन होता है। अब युग्मक क्या है, युग्मक जो जनन का सबसे प्राथमिक क्रिया होता है, लैंगिक जनन का सबसे प्राथमिक क्रिया होता है, युग्मक का निर्माण होता है नर और मादा दोनों के शरीर में। तो यहाँ पे नर का जो युग्मक होते हैं, नर जनन के अंतर्गत जो युग्मक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और वो बनते कहाँ हम उसे देखेंगे। सबसे पहले नर में जो युग्मक बनता है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु। नर के जो युग्मक हैं, हम लोग यहाँ पे एक बार युग्मक है ना, जनन, ये क्या है युग्मक जनन, दोनों के लिए युग्मक जनन दोनों के लिए। तो ये कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले नर में जो होता है वो होता है शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। नर के युग्मक जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं शुक्राणु। नर का जो युग्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं शुक्राणु, और मादा का जो युग्मक होता है हम बोलते हैं अंडाणु। नर का जो युग्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं शुक्राणु, और मादा का जो युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं अंडाणु। अब देखिए शुक्राणु कहाँ पर आता है, शुक्राणु जनन कोशिका में, शुक्र जनन जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। इस विधि को क्या बोलते हैं शुक्र जनन की विधि, मतलब जब शुक्र का निर्माण होता है इसे क्या बोलते हैं शुक्र जनन विधि, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा दूसरा आता है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है इसको बोलते हैं अंड जनन। अंड जनन, इसको क्या बोलते हैं अंड जनन। तो ये जो अंड, जब अंडे का निर्माण होता है मादा में क्या होता है, जो प्रारंभिक जनन की जब प्रारंभिक क्रिया उसे हम क्या बोलते हैं अंड जनन, है ना। वहाँ पे क्या, तो जब उनके शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है अंड जनन अंगों के द्वारा। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं इसे शुक्राणु का जो निर्माण होता है नर में, ये कहाँ पर होता है शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा या शुक्र जनन अंगों के द्वारा, हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये युग्मक जो है वो बनते कब है, क्या अवस्थाएं होती हैं इन दोनों, मतलब नर और मादा में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो बनने का प्रक्रिया होता है या बनने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है इसे हम क्या बोलते हैं, जब नर और मादा मतलब जो ये मानव है ये परिपक्व हो जाते हैं, इन सब क्रियाओं की उनकी बॉडी जो है बिल्कुल तैयार हो जाती है। उस जैसे कि मान लेते हैं 12 से लेकर 15 का जो अवस्था है, क्योंकि आजकल जो हमारी नेचुरल मतलब जो हम लोगों का पोषण है वो जो मतलब जो खाने की प्रक्रिया वो चेंज हो चुकी है, जिसके लिए ये टाइमिंग क्या है, ये जो अवधियां हैं ये बिल्कुल इसका समान रूप से देखा जाता है, कभी भी हो सकता है। तो मतलब फिर भी क्या है कि जो मिनिमम इनका है वो क्या है 12 से लेके 15 तक के एज में ये जो कार्य है ना वो सक्रिय हो जाते हैं नर और मादा के शरीर में, ठीक है। ये 12 से लेके 15 की अवस्था में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नर में बनते हैं और अंडाणु का मादा के अंडाणु में बनते हैं, ठीक है। ये दोनों थे। अब देखिए जब आप बात आती है शुक्राणु कोशिका का, अब हम लोग संरचना तो देख ही चुके हैं, है ना। क्या है नर जनन के बारे में और मादा जनन के बारे में। तो हमें आज जो है ना नर जनन आज हम लोग जानेंगे,
नर जनन अंत्र अंग, या फिर अंग ही बोलिए तो अंग, और उसके बाद इधर है मादा जनन अंग। ये क्या है? नर जनन अंग। और आज हम जानेंगे मादा जनन के अंग के बारे में या फिर तंत्र के बारे में, ठीक है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो आज जो हमारा पूरा चैप्टर होगा इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? सिर्फ नर जनन के बारे में। आज जो हम लोग जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे वो क्या होगा? पूरा मतलब किसके ऊपर डिपेंडेड होगा? मादा जनन, सॉरी नर जनन के ऊपर। आज का जो हमारा अध्याय होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेड होगा? नर जनन अंत्र या अंगों के ऊपर, कि ये नर के अंदर जो ये शुक्राणु का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, कैसे होती है, इसकी संरचना क्या है। आज पूरा जो हमारा कॉन्सेंट्रेट मतलब पूरा जो फोकस होगा इसी पे होगा, इसी नर जनन अंत्र या अंगों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम अपनी सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि अब तो हम लोग जान चुके हैं कि निषेचन पूर्वावस्था है ना। ये जो सारे प्रारंभिक क्रियाएं हैं नर जनन में और मादा जनन में, या नर के या मादा के युग्मक जनन की जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक, मतलब जनन की प्राथमिक क्रिया मानवों में यही कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि होते कैसे हैं। हम तीनों अवस्थाओं को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले से हम एराइज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा जो है मानव जनन। इसके बाद पहले तो हम लोग देखे थे क्या कि निषेचन पूर्वावस्था। अब हम थोड़ा जान लेते हैं निषेचन की अवस्था, या फिर इससे पहले हम जानेंगे कि ये सजीव पर्जक क्या होता है। क्या आप जानते हैं? तो देखिए, निषेचन में जो आती है निषेचन से पहले की क्रिया उसे हम बोलते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सजीव पर्जक किसे कहते हैं? सजीव पर्जक है ना। आपको मालूम है सजीव पर्जक किसे बोलते हैं? नहीं ना। तो देखिए, चलिए ठीक, हम लोग देख लेते हैं सजीव पर्जक। सजीव पर्जक, देखिए अभी सजीव पर्जक क्या है। तो सबसे पहले सजीव पर्जक हम किसे कहते हैं जानेंगे, है ना। जानकारी तो होगी नहीं आपको, चलिए ठीक है देख लेते हैं। जानते भी तो बताना मेरा क्या है फर्ज है। तो देखिए सजीव पर्जक में क्या होता है, इस सजीव पर्जक जो क्रिया है इसमें क्या होता है, जो संतति का निर्माण होता है, संतति को जो जन्म देते हैं, मतलब जो जनन की क्रिया है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि एक जीव जो है ना दूसरे जीव को जन्म देता है, बिल्कुल जीव के रूप में। मतलब वो जब माँ के या फिर अपने मादा के शरीर में वो जब उनके गर्भाशय में रहता है, जब वो परिपक्व हो जाए तो वो क्या होता है, एक जीव के रूप में ही बाहर आता है, ठीक है ना। मतलब जीव के रूप में ही वो जन्म लेता है, इसे हम बोलते हैं सजीव पर्जक, ठीक है ना। और एक होता है अंडाणु पर्जक, जिसमें क्या होता है, कोई जीव जन्म लेने से पहले क्या होता है, पहले वो अंडे के अंदर होता है, ठीक है ना। अंडे के अंदर होता है, फिर अंडा बाहर आता है। जब अंडा परिपक्व हो जाए तो अंडे जो उनकी मतलब क्रियाएं हैं उनके द्वारा, अंडे के द्वारा बच्चे मतलब जीव का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे पक्षियों में, बर्ड्स में देखा जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे अंडक पर्जक। और यहाँ पे जो है सजीव पर्जक। तो सजीव पर्जक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मानव। मानव में जो है बिल्कुल सजीव पर्जक है, क्योंकि मानव जो अपने संतति का मतलब निर्माण करते हैं या फिर उनकी जनन की जो विधि है वो क्या है, सजीव पर्जक। वो क्या होते हैं, एक सजीव मतलब एक जीव को ही जन्म देते हैं। जो जैसे मतलब मान चलिए उनके जो संतति होते हैं वो किसी अंडे के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो जो उनकी मतलब जो अवधियाँ उनको पूरा करने के बाद वो क्या होते हैं, बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो एक जीव ही होता है। जो एक मतलब भ्रूण बनने के बाद जो बच्चा बाहर आता है वो क्या होता है, वो जीव होता है, जीव के रूप में ही जन्म लेता है, ना कि अंडे के रूप में जन्म लेता है। तो अब यहाँ पे जान लीजिए सजीव पर्जक। तो सजीव पर्जक किसे बोलते हैं समझ चुके हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे सजीव पर्जक में सबसे पहले क्या होता है कि निषेचन की क्रिया होती है। सजीव पर्जक में सबसे पहले क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है। आप जानते हैं निषेचन क्या है ना। जब
नर और मादा दोनों के जो है मतलब युग्मक आपस में क्रिया करते हैं, मतलब आपस में क्या सम्मिलित होते हैं, तो क्या होता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, निषेचन की अवस्था, है ना। हम अभी आगे देखेंगे इमेज में। उसके बाद दूसरा जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, संगवर्ता। इसके बाद जो होगा इसे हम क्या बोलते हैं, संगवर्ता, ठीक है ना। ये क्या होता है, उसके बाद जब निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है तो मादा क्या करते हैं कि गर्भ को धारण करते हैं, है ना। और इस गर्भ को धारण करने से पहले एक और चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं अंतरोपण। अंतरोपण ये भी एक मतलब क्रिया होता है निषेचन से बाद। निषेचन के बाद जो ये क्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरोपण। उसके बाद क्या होता है, जब मादा गर्भ को धारण करती है तो संगवर्ता का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है, ये जो निषेचन की क्रिया है ना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। निषेचन की जो क्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब बहुत एक लंबे प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। मतलब इसका जो मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन है ये प्रोसेस से गुजरना। उसके बाद ही क्या होता है, बाकी के जो प्रोसेस हैं वो पूरे होते हैं। सबसे पहले निषेचन की जो निषेचन की मतलब प्रोसेस है वो क्या है, बहुत अधिक कठिन है, ठीक है। उसके बाद कहता है संगवर्त। उसके बाद निषेचन के बाद होता है अंतरोपण। अंतरोपण का क्या मतलब होता है कि जब निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है तो मादा के अंदर जो शुक्राणु मतलब उनके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंतरोपण, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो जाने के बाद जब एक भ्रूण का निर्माण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो बोलते हैं संगर्भता। मतलब मादा क्या करती है, गर्भ को धारण कर लेती है, ठीक है ना, तो उसे हम संगर्भता बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, ठीक है। उसके बाद संगर्भता के बाद आता है हमारा तीसरा जो है, संगर्भता के बाद क्या आता है तीसरा, प्रसव। उसके बाद क्या होता है प्रसव। उसके बाद क्या होता है हमारा, ये प्रसव की क्रिया को पूरा करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रसव की क्रिया पूरी। प्रसव का मतलब ये है कि बच्चा अब क्या हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आ चुका है, मतलब जन्म ले चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रसव की क्रिया, ठीक है। ये क्या है, निषेचन पश्चात अवस्था है। निषेचन की अवस्था क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होते हैं मतलब शुक्राणु और अंडाणु का, उसे हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन की अवस्था जब वो क्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मादा गर्भ को धारण करती है, उसे हम बोलते हैं संगर्भता की अवस्था। उसके बाद क्या होता है, जब गर्भ की मतलब जब मादा का गर्भ परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे जन्म ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रसव की अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसके बाद आता है उसके बाद हमारा आता है दुग्ध स्रवण। क्या है, दुग्ध स्रवण। दुग्ध स्रवण की क्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है, दुग्ध स्रवण की क्रिया मतलब जब बच्चा दूध को ग्रहण करता है, मतलब भोजन को ग्रहण करता है। प्रथम जब दूध को ग्रहण करता है ना, खाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, दुग्ध स्रवण। दुग्ध जब वो दूध को ग्रहण करता है तो क्या होता है, दुग्ध स्रवण की क्रिया होती है। तो मतलब ये टोटल 4 क्रिया होती हैं, सॉरी ये टोटल नीचे वाली जो है ये 4 क्रियाएं। सबसे पहला क्या है, निषेचन। निषेचन का क्रिया जो है क्या है, पहले तो निषेचन पूर्व क्रिया हम लोग देख ही चुके थे, जब युग्मक का जन्म होता है दोनों के अंदर। उसके बाद क्या होता है, दोनों के जो शुक्राणु हैं और अंडाणु क्या होते हैं आपस में क्या होता है, सम्मिलित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन की अवस्था। उस अवस्था को निषेचन की अवस्था बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, निषेचन पश्चात अवस्था। ये जो है ये सारे जो हम लोग अभी जिसके ऊपर डिस्कस किए हैं, यहाँ से लेके ये सारे क्या हैं, निषेचन पश्चात की अवस्था, मतलब निषेचन की बाद की अवस्था, ठीक है। तो ये टोटल थे, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको हम एक ग्राफ के रूप में देख लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा कि एक क्या है, मादा है, एक क्या है, एक मादा मतलब एक फीमेल है ना, एक फीमेल, दूसरा यहाँ मेल है मतलब नर है। अब क्या है कि नर पहले क्या है, ये दोनों क्रियाएं सेम ही है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जब मादा का यहाँ पे उनके अंदर क्या बना,
ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या बने हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, अंडाणु बनते हैं, है ना। यहाँ पे क्या अंडाणु बने, जिसको हम अंडाणु दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ नर में जो बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। नर में जो बना उसे हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु। ये नर में बना शुक्राणु, ये जो है इसी को बोलते हैं हम शुक्राणु, है ना। नर में क्या बना, शुक्राणु, और उधर मादा में जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाणु, है ना। ये देखिए ये दोनों क्रिया हुई। उसके बाद क्या होता है, जब नर का और मादा का दोनों के युग्मक, इसी को बोला जाता है युग्मक, है ना। ये जब ये दोनों युग्मक मतलब ये दोनों का जन्म, जब ये दोनों बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, युग्मक जन्म की प्रक्रिया होती है। जब ये दोनों बन गए तो क्या होते हैं, इनको क्या होता है कि ये आपस में आके मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये आपस में यहाँ मिले हैं, है ना। जब ये क्या है कि जो अंडाणु है उससे नर का शुक्राणु अभिक्रिया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना, और उसमें से कुछ जो है कि इसके अंदर प्रवेश कर गए, मादा के अंडाणु के अंदर प्रवेश गए, तो ये क्रिया क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, है ना, निषेचन की क्रिया। ये क्रिया क्या था, ये जो है इधर के ये वाले जो है ये पूरा क्या है, निषेचन पूर्व अवस्था, मतलब ये निषेचन से पहले की अवस्था है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, दोनों का जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है, दोनों के मतलब युग्मक के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ति हो जिसे हम बोलते हैं क्या, निषेचन की अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि जब ये दोनों क्रिया पूरा हो जाता है तो यहाँ पे भ्रूण बन जाता है ना। मादा के गर्भ में क्या बना, भ्रूण बना, है ना, मतलब भ्रूण बना, बच्चे का आकार बनने की प्रक्रिया क्या है, पूरी होने लगी, ठीक है ना। ये तीन अवस्थाएं, पहला क्या था, ये हमारा निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन की अवस्था इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को। जब भ्रूण बन जाए तो क्या होता है, निषेचन पश्चात की अवस्था होती है, ठीक है ना। जब यही बच्चा मतलब यही भ्रूण बच्चा का रूप लेकर वो बाहर निकल जाए तो सजीव पर्जक कहलाता है, और जब बच्चा दूध ग्रहण करे तो क्या कहलाता है, दुग्ध सरमन, ठीक है। ये हमारा पूरा ये चैप्टर है जो कि खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं हम लोग इनके संरचनाओं को। अभी हम लोग अब क्या है कि अब सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, नर जनन तंत्र के ऊपर, मतलब नर जनन अंगों के ऊपर। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नर जनन का, सबसे पहले हमें नर जनन की जो मतलब अध्ययन करना, उससे पहले हम एक बॉडी को देखेंगे प्रैक्टिकली के लिए, है ना। तो देखिए नर जनन के जो अंग हैं ये मान लेते हैं एक मानव का अंग है, ठीक है ना। इसके मानव के अंग को हम दो भागों में बांटेंगे, मतलब इनको हम दो भागों में, जैसे ये क्या है, मान लेता हूँ कि ये मेरी बॉडी है और ये जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं, ये वाला एरिया को वक्ष गुहा, क्या बोलेंगे, वक्ष गुहा। ये क्या है, जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये वक्ष गुहा के बाद जो आता है उदर गुहा, ये क्या है, उदर गुहा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, वक्ष गुहा, उसके बाद उदर गुहा, मतलब यहाँ से ये ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ पे श्वसन की क्रिया पूरी होती है, मतलब जहाँ पे हृदय, फेफड़े और उसके बाद आहार नली वगैरह पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा। ये सारे जो है पार्ट्स कहाँ पाए जाएंगे, वक्ष गुहा के अंतर्गत, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कि श्वसन की क्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है उदर गुहा। उदर गुहा क्या होता है, जहाँ पे हमारा पाचन क्रिया पूरी होती है, ठीक है ना। तो ये पाचन क्रिया के बिल्कुल जस्ट नीचे, मतलब ये जो हमारी उदर गुहा है, जो ये जो ये वाला है उदर गुहा, इसको बोलेंगे, है ना, उदर गुहा। उदर गुहा को बिल्कुल जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक पाया जाता है जिसको हम उदर गुहा के बिल्कुल बाहर विसरण कोष पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, उदर गुहा के जस्ट बाहर, मतलब उससे नीचे, मतलब नर शरीर से बाहर, ये उदर गुहा और वक्ष गुहा का है, ये नर जनन का
अंदरूनी अंग है, मतलब उसके अंदर के अंग है, मतलब अंदर का अंग है, ठीक है ना, जैसे पेट वगैरह के अंदर होते हैं उसके अंग है, मतलब उसके नीचे बिल्कुल उदर गुहा के जस्ट नीचे, मतलब मानव नर शरीर के बाहर क्या पाया जाता है, विरसन कोष पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी क्रिया जो होती है यही होती है, ठीक है ना। ये क्या है कि ये उदर गुहा है, उदर गुहा के बिल्कुल जस्ट नीचे क्या है, विरसन कोष है, और विरसन कोष के अंतर्गत ही ये सारी क्रियाएं जो होती हैं नर जनन की वो पाई जाती हैं। क्या नर जनन का जो शायद हम लोगों का बैकअप खत्म हो रहा है बैटरी का, चलिए ठीक है। तो ये क्या है, उदर गुहा के नीचे क्या होता है, विरसन होता है। इसे हम लोग अभी बाहर निकाल लेते हैं देखने के लिए, है ना, तब समझ आएगा आपको। चलिए ठीक है, हम बाहर निकालते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, उदर गुहा है। क्या है, उदर गुहा। और ये उदर गुहा के नीचे बिल्कुल ये क्या हमारा हुआ, इसे हम बोलते हैं विरसन कोष। ये है क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है, विरसन कोष, ठीक है। उदर गुहा के बिल्कुल जस्ट नीचे क्या है, विरसन कोष। अब देखिए इस विरसन कोष के अंतर्गत, विरसन कोष के अंदर क्या बनता है, विरसन कोष के अंदर विसरण बनते हैं। क्या है, विरसन कोष के अंदर क्या बनता है, विरसन बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो नर है, एक जो नर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक नर में दो विरसन पाए जाते हैं। एक नर मतलब जो विरसन कोष के अंतर्गत क्या है, दो विरसन पाए जाते हैं। विरसन क्या है, विसरण है, और यहाँ पे भी है। ये क्या है, दोनों में क्या है, एक नर में दो विसरण पाए जाते हैं। अब ये पूरा जो प्रक्रिया है जनन का वो कहाँ होता है, इसी के अंतर्गत होता है, उदर गुहा के नीचे, है ना। उदर गुहा जो उसके नीचे और विरसन कोष के अंदर। तो विरसन कोष के अंदर दो क्या पाए जाते हैं, संख्या याद रखिएगा, बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि नर में कितने विरसन पाए जाते हैं, यह विरसन की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, संख्या दो होती है, ठीक है ना। ये एक जोड़े होते हैं, मतलब वन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब एक विरसन कोष के अंदर, मतलब एक विरसन के अंदर क्या होती हैं, विरसन कोष के अंदर क्या बनी, विरसन पाया जाता है, और वो विसरण के अंदर क्या बनता है, विरसन के अंदर क्या बनता है, विरसन पालिका। विसरण ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, विरसन। सबसे पहले ये विरसन, उसके बाद क्या बना, विरसन पालिका, क्या, विरसन पालिका। विरसन कोष के अंदर क्या बने, विरसन के बाद क्या बनता है, विरसन पालिका। अब विरसन पालिका की संख्या कितनी होती है, कुल 250 की संख्या में पाए जाते हैं। मतलब इनका जो क्वांटिटी है, एक विरसन के अंदर कुल कितने 250 कक्ष क्या पाए जाते हैं, विरसन पालिका के। अब विरसन पालिका के बाद क्या होता है, विरसन पालिका के अंतर्गत, मतलब विरसन पालिका के बिल्कुल अंदर क्या बनते हैं, हमारे शुक्राणु जनन। क्या बनता है, विरसन पालिका के अंतर्गत क्या बनते हैं, हमारे शुक्राणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है
ठीक है ना। इस तरह क्या होते हैं, प्रत्येक विसरण के अंतर्गत 250 कक्ष किसकी, विसरण पालिका की पाई जाती है, और प्रत्येक विसरण पालिका के अंतर्गत कितने, दो से एक, मतलब प्रत्येक एक विसरण पालिका में 2 से 1/3 लिखिए, 1 से 3 शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है ना। एक विसरण पालिका के अंतर्गत 2 से 3, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, विसरण पालिका की संख्या कितनी है, 2.5, ठीक है ना, और विसरण की संख्या कितनी है, 2, और विसरण पालिका के अंतर्गत जो शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण होता है उसकी संख्या कितनी पाई जाती है, शुक्र जनन कोशिका का संख्या कितनी पाई जाती है, 1/3। और यही जो है शुक्र, ये कोशिका बहुत मैंडेटरी है, मतलब जो शुक्राणु जनन की, जो शुक्राणु सबसे प्रारंभिक क्रिया है ना जनन की, नर जनन की, तो यहाँ पे जो शुक्राणु का जो जनन होता है, मतलब शुक्राणु जब बनते हैं या निर्माण उसका होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो शुक्र जनन कोशिकाओं का, मतलब शुक्र जनन सेल्स जो होते हैं उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। ये क्या होते हैं, आगे चल के 2 और नई, मतलब ये आगे चल के 2 और नए, आगे चल के 2 नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो शुक्र जनन कोशिका है वो आगे चल के 2 और कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 और कोशिकाएं बन जाती हैं। एक क्या है कि पहला जो हमारा है, पहला जो हमारा है उसमें क्या आता है, शुक्र जनन या फिर शुक्र जनन कोशिकाएं। इसको इधर ले लेते हैं, पहला क्या है, इसके डायग्राम को हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है नहीं तो। ये आगे गए और उसके बाद यहाँ आते हैं, पहला क्या है, एक ये निर्माण करता है शुक्र जनन कोशिका का, शुक्र जनन कोशिकाएं, और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका। दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका, ठीक है ना। सबसे पहला क्या था हमारा, शुक्राणु जनन कोशिका कहाँ बने, शुक्राणु जनन कोशिका कहाँ बना, विसरण पालिका के अंतर्गत। ये आगे चल के और 2 कोशिकाओं, मतलब और 2 कोशिकाओं का निर्माण किया, मतलब बनाया, जिसको क्या जानते हैं, पहला क्या था शुक्र जनन कोशिका, दूसरा क्या था सर्टोली कोशिका। मतलब शुक्र जनन कोशिका क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब नर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये शुक्राणु बन जाते हैं तो बने हुए शुक्राणु को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, मतलब जो भी, और उसके बाद जो एनर्जी होता है, जो गमन करते हैं, मतलब नर में जब नर से जब वो निकलते हैं, मादा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं निषेचन के वक्त, ठीक है ना, निषेचन क्रिया के वक्त, तो गमन करने, मतलब उनको गमन की आवश्यकता होती है, नर से बाहर जाके मादा में जब वो प्रवेश करते हैं, तो मादा के शरीर में जो गमन करने की एनर्जी होती है उनको तो पहले नर के अंदर से ही प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी होता है, मतलब जो ऊर्जा मिलता है हमारे, मतलब जो नर जनन के शुक्राणु को, वो कहाँ से मिलता है, सर्टोली कोशिका से प्राप्त होता है। मतलब जो एनर्जी होती है उन्हें कौन देता है, सर्टोली कोशिका देती है। प्रोटेक्शन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, गमन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, सर्टोली कोशिका से, ठीक है ना। शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका। ये दोनों क्या थे, ये आगे जाके क्या करते हैं, यही जो शुक्राणु है हमारे, जो ठीक है ना, शुक्राणु निर्माण होने के बाद ये क्या करते हैं, जब मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं निषेचन की अवस्था के वक्त, तो क्या होता है,
उससे उनके अंदर प्रवेश करने का जब वो गमन करते हैं, गमन करने की क्रिया में उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली कोशिका, ठीक है ना। ये था हमारा, ये जो है ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? प्राथमिक अंग है ना। ये देखिए नर जनन के अंगों को तीन भागों में बांटा गया है। एक बार हम उसे भी देख लेते हैं, है ना। नर जनन के अंगों को 3 भागों में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। यहाँ पहला एक प्रारंभिक अंग, प्रारंभिक अंग, प्रारंभिक अंग। अब देखिए नर का प्रारंभिक अंग कहाँ होता है? प्रारंभिक का मतलब होता है जो प्रारंभिक क्रिया, मतलब जो बेसिकल क्रिया होता है, जो सबसे प्राथमिक क्रिया होता है, वो कहाँ पे होता है? प्रारंभिक अंग के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो नर का जो प्रारंभिक अंग वो आपको मालूम है कौन सा है ना। सबसे पहले जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ बनता है? विरसन के अंतर्गत। ये सारी जो क्रियाएं हो रही है किसके अंतर्गत हो रही है? विरसन के अंतर्गत। मतलब ये जो महाराज हैं इनके अंदर हो रही है ना, मतलब विरसन जो है उसी के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए नर का है, ये हम लिख देते हैं, नर का प्रारंभिक अंग कौन सा है? विरसन, है ना। नर का प्रारंभिक अंग विरसन है, और इस विरसन के अंतर्गत ही सारे शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु क्रियाएं करते हैं, शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है, प्रारंभिक क्रिया, वो कहाँ पे होती है? विसरण कोश, विसरण के अंतर्गत होती है ना। जो विरसन है ना, विरसन जो हमारे नर शरीर के अंतर्गत पाए जाते हैं, उसी के अंदर ये कोशिकाओं का मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। और सारी क्रिया जो है मतलब शुक्राणु निर्माण का जो प्रारंभिक क्रिया वो कहाँ? विरसन के अंतर्गत पाई जाती है ना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो होता है प्रारंभिक अंग होते हैं। इसके बाद नर के दूसरे जो अंग होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक अंग के बाद आते हैं सहायक अंग। और एक चीज़ और आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। प्रारंभिक अंग जो होते हैं, नर का जो प्रारंभिक अंग है वो नर शरीर से बाहर क्यों पाया जाता है ना। मतलब नर शरीर के बाहरी हिस्से में क्यों पाया जाता है? मतलब आपको मालूम है ना, उदर गुहा और वक्ष गुहा, ये क्या है? नर मानव शरीर का क्या है? अंदरूनी अंग है, इसके अंदर अंग है। मगर फिर भी नर का जो ये प्रारंभिक अंग है विसरण कोश, वो बाहर क्यों पाया जाता है? इसके पीछे रीजन्स हैं। देखिए रीजन क्या है कि मान लीजिए आपको मालूम है कि जो मानव होते हैं उनके शरीर का जो तापमान है, जो वास्तविक तापमान, वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए मानव के शरीर का। ये होता है, ठीक है ना। जो वास्तविक तापमान क्या है मानव के शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। और जो ये शुक्राणु जनन की क्रिया होती है मतलब विसरण के अंतर्गत, इसके जो है ना, इसका जो वास्तविक तापमान है, मतलब इसका जो समान तापमान है वो कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो मानव का शरीर का तापमान उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम होने चाहिए, तभी जाके शुक्राणु जो परिपक्व की क्रिया है वो पूरी हो पाएगी। यदि जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है मानव शरीर का, यदि वो क्या है? वो सही तापमान नहीं है शुक्राणु परिपक्वता के लिए, ठीक है ना। यदि शुक्राणु परिपक्व की क्रिया होगी उस वक्त क्या है कि यदि शरीर का तापमान अधिक होगा तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे? वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो बन ही नहीं पाएंगे। शुक्राणु जो बनने की क्रिया होती है प्रारंभिक क्रिया, वो पूरी नहीं हो पाएगी। बनने से पहले ही शुक्राणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनको समान ताप चाहिए। समान ताप मतलब कितना है? शुक्राणु जनन कोशिका जो सही तापमान है वो क्या है? शुक्राणुओं का जो जनन की सही तापमान है, जनन का जो वक्त का जो तापमान होना चाहिए उनके शरीर का या फिर उनके अंगों का, वो कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। यदि 35 है तभी वो क्या करेंगे? शुक्राणु का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है ना। यदि उससे अधिक है तो शुक्राणु क्या हो जाएगा? वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि ये इस मतलब विसरण को क्या किया? विसरण कोश को क्या किया है? विसरण और विसरण कोश को बाहर रखा गया है, शरीर के अंग के बाहर, ठीक है। नर शरीर का जो अंग होता है उसके उदर गुहा, अंदरूनी अंग है, उदर गुहा के बिल्कुल बाहर है। देखिए ये हमारा क्या है? ये उदर गुहा है, ये उदर गुहा है। इससे बाहर रखा गया है किसको?
उदर गुहा से बाहर रखा गया विसरण कोष और विसरण को, ताकि वो सही तरीके से शुक्राणु का निर्माण कर पाए। इस यही कुछ कारण होते हैं नर में जो देखा जाता है शुक्राणु का निर्माण, मतलब अनबैलेंस। ठीक क्या होता है कि अभी कभी गर्मी के मौसम में नर में क्या शुक्राणु का निर्माण कम होने लगता है, ठीक है ना, और उसके तुलना में मतलब गर्मी के तुलना में सर्दी में उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। रीजन यही है तापमान की, वो जितना कम तापमान रहेगा शरीर का, जो न्यूनतम ताप 35 है उससे अधिक कम भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब संख्या में शुक्राणु का निर्माण होगा, मतलब ज़्यादा संख्या में क्वांटिटी में निर्माण होगा। यदि उसी के तापमान थोड़ा सा भी बढ़ा तो शुक्राणु का निर्माण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारे शरीर का तापमान ऑलमोस्ट कितना रहता है, हमारे शरीर का तापमान पहले से ही निर्धारित है कि कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और इसका 35 डिग्री। तो ज़्यादा में क्या होगा, ज़्यादा में ये सही तरीके से बन नहीं पाएंगे, बनने से पहले ये नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि इसे बाहर है, यही कारण है कि इसे बाहर रखा गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा इस डायग्राम को हम लोग चेंज करेंगे, आप लेना चाहेंगे इसको शॉर्ट तो ले लीजिए। ये सारे जो क्रियाएं थे, ठीक है, ये क्या थे, हमारे प्रारंभिक अंग थे। अब इसके बाद आता है सहायक अंग। नर जनन का सहायक अंग। तो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। जो सहायक अंग है वो कौन कौन सा है। तो सहायक अंग के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग रखेंगे सहायक अंग, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सहायक अंग कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, विसरण पालिका। इसके अंदर सबसे पहले है विसरण पालिका। उसके बाद दूसरा आता है, दिखेगा आपको बोर्ड पे ना कि दिक्कत होगा, शुक्रवाहिनी। दूसरा क्या है, शुक्रवाहिनी, है ना। दूसरा क्या है, शुक्रवाहिनी। उसके बाद फिर तीसरा, शुक्रवाहिनी के बाद आता है शुक्राशय। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। शुक्राशय, शुक्राशय के बाद अधिवेशन, ठीक है ना। ये शुक्राशय सबसे पहले है। प्राथमिक अंग में क्या आता है, विसरण, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सहायक अंग। सहायक अंग में क्या क्या पाए जाते हैं, विसरण पालिका, शुक्रवाहिनी, उसके बाद क्या है शुक्राशय और अधिवेशन। ये चार अंग हैं, ये क्या है उसके बाद के हैं, ठीक है ना। शुक्र एक और है शुक्रवाहक, एक और होता है इसमें शुक्रवाहक। एक और है शुक्रवाहक। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे हैं नर जनन के सहायक अंग। नर जनन में जो मतलब सहायता करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सहायक अंग। ये क्या है, द्वितीय अंग बोलिए या सहायक अंग, ठीक है ना। उसके बाद फिर तीसरा में आता है सहायक ग्रंथि। उसके बाद क्या है, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। ये क्या है, सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे पहला क्या था, प्राथमिक अंग, उसके बाद सहायक अंग, उसके बाद सहायक ग्रंथि। अब देखिए सहायक ग्रंथि का काम क्या होता है कि जब शुक्राणु बन जाते हैं और वो जब गमन करते करते मादा के मतलब मादा शरीर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो बनने के बाद क्या हुआ, विषण से बाहर निकले तो जो मतलब सहायक अंग है वो क्या किए, उसे गमन करने के लिए मतलब इसको अंदर ले जाते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे डायग्राम, जो उदर गुहा से बाहर विषण मतलब शुक्राणु बनने का जो अंग है वो कहाँ है, उदर गुहा से बाहर। और उदर गुहा से अंदर से जाना है तो जाने में कौन कौन सहायक करते हैं, जो ये सहायक अंग हैं, जैसे विसरण पालिका, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, अधिवेशन और शुक्रवाहक, ये सारे क्या हैं उसके सहायक अंग हैं। ये उसको सहायता प्रदान करते हैं, मतलब विसरण से बाहर निकलकर
उदार गुहा के अंदर जाने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे किस तरह से अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम लोग मतलब आप नोट्स लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, इसे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसे जब तक हम इराइज नहीं करेंगे तो दूसरे तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ से इराइज कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब ये सॉरी वो तो आप लिखे नहीं थे कि क्या बोलते हैं, मैंने लिखने से पहले मिटा दिया। यहाँ पे जो सहायक ग्रंथि था आप लिख लीजिए एक बार। सहायक ग्रंथि जो है, सहायक ग्रंथि के अंतर्गत दो आती हैं। एक है क्या, सहायक ग्रंथि के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है ना। क्या है, सहायक ग्रंथि के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई आती है, और दूसरा हमारा है बुल्बोइरेथिल ग्रंथि, है ना, बुल्बोइरेथिल ग्रंथि, ठीक है। ये दो ग्रंथियां हैं जो ये क्या है, अंग थे। सहायक अंग सॉरी प्रारंभिक अंग में देखिए विसरण बना, सहायक अंग में क्या था, विसरण पालिका, उसके बाद शुक्रवाणी, शुक्राशय, शुक्रवाहक, उसके बाद अधिविरसन, ये सारे क्या थे, सहायक अंग थे। उसके बाद सहायक ग्रंथि मतलब शुक्राणु बनने के बाद उनको कुछ एनर्जी चाहिए, उसको जो तरलता प्रदान होती है, उसके बाद उसको जो एनर्जी मिलता है और जो उसमें स्मेल आते हैं, ये सारे जो क्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया जो बोली वो कहाँ से होता है, ये सहायक ग्रंथि उन्हें प्रदान करती हैं। जो स्मेल आता है या फिर उसमें जो सफ़ेद रंग दिखता है, या फिर उसके अंदर क्या है कि जो स्मेल आता है, ये सारी जो मतलब या उसके अंदर जो तरलता होती है, मतलब उसको जो गमन करने में सहायता प्रदान करती है, सारे जो क्रियाएं हैं, ये सारा जो सहायता वो कौन देता है, सहायक ग्रंथि से मिलता है उन्हें, ठीक है ना। सहायक ग्रंथि उन्हें इस तरह की सुविधाएं देती हैं, ठीक है ना। तो ये छूट गया था उसमें, वैसे वहाँ पे था भी नहीं, तो इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। सबसे पहले ये क्या है, सहायक ग्रंथि, ये उसका सहायक अंग, प्राथमिक अंग और सहायक ग्रंथि का योग, ये क्या है, ये सहायक ग्रंथि का ही हम एक डायग्राम बना दिए हैं, देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसे मिटा के अब फिर से हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना ही लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे विरसन हुए। अब इसको हम लोग विरसन विरसन कोश, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अंदर विसरण कोश के विसरण के अंदर विसरण पालिका का निर्माण होगा। इनकी संख्या कितनी रहती है, इसकी संख्या कितनी रहती है, विसरण पालिका के अंदर ये इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं।
ये क्या है, विसरण पालिका। फिर नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद जो इसके अंदर का जो नेक्स्ट होता है वो क्या है, इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु कोशिका है ना, शुक्राणु जनन कोशिका। इसके बाद क्या बना, शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका है ना, शुक्राणु जनन कोशिका। ये आगे चल के क्या करती हैं, दो और कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक होता है शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका, और दूसरा क्या होता है, सटोली कोशिका है ना। उसके बाद क्या है, कार तो जान ही चुके थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर एक और कोशिका का निर्माण होता है, इसके ऊपर एक और कोशिका बनती है, इसके ऊपर एक और लेयर होते हैं कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका। इसके बाद क्या है, अंतराली कोशिका बनती है। फिर अंतराली कोशिका के आगे अंतराली कोशिका क्या करती है, एक और कोशिका का निर्माण करती है। अंतराली कोशिका क्या करती है, इसके बाद क्या होता है, अंतराली कोशिका के बाद एक और कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतराली कोशिका के बाद एक और कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अंतराली कोशिका बोलिए इसको, या फिर लीडिंग सेल क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका। ये कोशिका क्या करती है कि एंड्रोजाइन हार्मोन का स्रावन करती है, एंड्रोजाइन हार्मोन का स्रावन करती है। ये क्या करती है, एंड्रोजाइन एंड्रोजन ये क्या करती है, एंड्रोजन एक एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो ये स्रावन करने में सहायता करती है। ठीक है ना, लीडिंग सेल्स क्या होते हैं, लीडिंग कोशिका क्या कहती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करने में सहायता प्रदान करती है। एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, जब ये मानव नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, वो इसी के कारण देते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण कहने का मतलब है, जब वो मतलब नर क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या उसके अंदर कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाता है, फेस पे बाल आने, ठीक है, शरीर पे बाल आना, या फिर उनके वॉइस में मतलब भारीपन होना, और ये बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है, ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है जो एक नर है उसके सेक्सुअल जो प्रोसेस होते हैं उसको ये बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। मतलब जो पूरा उसकी प्रक्रिया है जो शुक्र जनन कोशिका की, ठीक है ना, वो क्या है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित। ये सबसे पहले क्या करता है, उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब जो नर होते हैं, है ना, नर शरीर के जो अंग होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो शुक्राणु का जो निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, एंड्रोजन हार्मोन करता है। क्योंकि ये देखिए, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे क्या, कि जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, ये जो शुक्राणु निर्माण का जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, वो प्रारंभ हो जाती है। तो एंड्रोजन हार्मोन भी क्या कर रहा है कि जो मतलब ये भी एक एज के अनुसार ही ना, मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाना, या फिर जो उनके अंदर वॉइस में परिवर्तन होना, या सेक्सुअल जो प्रोसेस होते हैं उसमें ज़्यादा मतलब परिवर्तन होना, ये सारी जो क्रिया है वो किसी एंड्रोजन हार्मोन के सहायता से होता है। ठीक है ना, तो एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है ना, वो कहाँ पाया जाता है,
वो ये वाला जो हमारा लेयर है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या होती हैं आगे चल के, अब ये सारी क्रियाएं हो गई हमारे बाहरी अंग, क्या होता है प्राथमिक अंग का। अब क्या होता है इसके बाद आगे चलता है तब, अब देखिए उसके बाद जब शुक्राणु बन जाते हैं, तब शुक्राणु क्या होते हैं बनने के बाद जब नर को आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले बनने के बाद ये आगे जाते हैं। बनने के बाद जब ये धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो जाता है, ये जो है ये धीरे धीरे खुले, मतलब धीरे धीरे खुलने के बाद ये गमन करने लगते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ जाके एक गुच्छानामा, ये क्या करते हैं आगे जाके एक गुच्छानामा आकार बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आगे चल के एक आकार बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं विल्सन जालिका। विल्सन जालिका इसे हम क्या बोलेंगे विल्सन, क्योंकि ये जाली के रूप में है, ये क्या है एक जाली नामा आकार बना के बैठे, इसलिए हम क्या इसे बोलेंगे विल्सन जालिका, है ना। ये क्या है विल्सन जालिका। उसके बाद फिर ये आगे चल के उसके बाद ये फिर आगे जाके खुलते हैं, आगे गमन करते हैं ये गुच्छानुमा आकार बनाने के बाद। मतलब सबसे पहले क्या विल्सन पालिका से शुक्राणु बाहर निकले, है ना। जब वो बाहर निकलते थे एक आकार बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पे वो जाने के बाद एक आकार बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं विल्सन जालिका। विल्सन जालिका के आगे जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पे आगे जाके फिर ये आगे जाते हैं तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं और कोशिका का निर्माण करती है। ये आगे जाके क्या करती है एक और कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी के अंदर हमारे वो सारे ये इसमें सारे जो हैं ये जो है क्या है सारी जो मतलब नर शरीर के जो अंग होते हैं, है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखने को मिलता है। उसके बाद वो आगे जाके क्या करते हैं एक और जालीनुमा आकार बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं विल्सन जालिका। उसके बाद क्या होता है यहाँ से जो निकला ना, यहाँ से जो निकलने की क्रिया होती है ये क्या होती है, किसकी होती है, शुक्रवाहिनी की। ये जो यहाँ से निकले ये क्या करते हैं शुक्रवाहिनी का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्योंकि अब शुक्रवाहिनी क्या करती है शुक्राणु को लेके जा रही है, शुक्रवाहिनी क्या कर रही है शुक्राणु को लेके जा रही है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसमें क्या होती है जब शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्रवाहिनी क्या करता है सहायता प्रदान करती है किसकी, शुक्राणु को ले जाने में। मतलब इसके नाम से पता चला है शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु को आगे प्रोसेस करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, ये आगे क्या करती है इसे ले जाने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद क्या होता है ये आगे जाके क्या करते हैं, आगे जाके ये अधिविल्सन में जमा हो जाते हैं। ये जो हमारा क्या है अधिविल्सन, ये क्या है ये क्या है अधिविल्सन। ये जो हमारे मतलब नर जनन के जो शुक्राणु होते हैं सबसे पहले वो बनने के बाद जब वो आगे प्रोसेस करते हैं, मतलब वो जब बनने के बाद वो आगे निकलते हैं धीरे धीरे कहाँ पे जाते हैं, जब विसरण से वो बाहर निकलते हैं तो जाके कहाँ पर रुकते हैं अधिविल्सन में। अधिविल्सन में वो जाके क्या करते हैं, ये जहाँ पे अधिविल्सन होता है उसी के अंदर वो जमा होते हैं, ठीक है ना। अधिविल्सन में वो क्या करते हैं जाके जमा हो जाते हैं, यहाँ पे जमा होते हैं जिसे हम बोलते हैं, या फिर इसको बोलिए अधिविल्सन या फिर शुक्राणु का भंडार। शुक्राणु जहाँ पे जाके रहते हैं ये शुक्राणु वहाँ पे मतलब अधिविल्सन में मतलब 65 से लेके 70-72 दिन तक वो वहाँ पे रुकते हैं। यदि 70-72 दिन में यदि इसका इस्तेमाल यदि नर को मतलब करने की इच्छा होती है तो उसे क्या करते हैं वो उसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो क्या होते हैं 70 दिन के बाद वो नष्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि विल्सन के अंतर्गत ही क्या होते हैं शुक्राणु जमा हो जाते हैं। शुक्राणु विसरण से बाहर निकल के कहाँ पे जमा रहते हैं अधिविल्सन में। अधिविल्सन को बोला जाता है शुक्राणु भंडार, इसे हम बोलते हैं
शुक्राणु भंडार। शुक्राणु कहाँ पे जाके रखते हैं? अधिविर्षण में। अधिविर्षण क्या करता है? उन्हें रखने का कार्य करता है। ठीक है, अधिविर्षण क्या करता है? उसे रखने का कार्य करता है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर जनन के शुक्राणु कहाँ पे स्टोर होते हैं, मतलब कहाँ पे जाके रुकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अधिविर्षण में। अधिविर्षण क्या करता है? उसे रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। जितने भी शुक्राणु मतलब बनने के बाद वो गमन करते हुए, मतलब विसरण कोश से बाहर निकल के, विसरण से बाहर निकल के कहाँ पे जाके रुकते हैं? अधिविर्षण में। अधिविर्षण क्या करता है? उसे रखने के लिए स्थान प्रदान करता है। और अधिविर्षण में शुक्राणु कितने दिन तक मतलब रुक सकते हैं, मतलब रह सकते हैं जीवित? कितने दिन तक? तो 70 से 72 दिन तक। ठीक है ना, यदि 70 से 72 दिन में उसका इस्तेमाल होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाते हैं? वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। फिर से नए शुक्राणु का निर्माण होता है, फिर वो भी जाके यहीं पे रुकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्या हुआ? शुक्राणु बने अधिविर्षण में, सॉरी क्या बोलते हैं? विसरण में। विसरण के बाद वो धीरे धीरे कहाँ गए? विसरण पालिका का रूप लिए, विसरण जालिका का रूप लिए। विसरण जालिका क्या करती है? उन्हें थोड़ा और आगे ले जाती है। विसरण जालिका क्या करती है? उन्हें कहाँ पे ले जाकर छोड़ देती है? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी क्या करती है? उसे ले आके कहाँ पे छोड़ देती है? आगे चल के वो एक और मतलब क्या बोलते हैं, एक और अंक का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं अधिविर्षण। अधिविर्षण में क्या होता है? शुक्राणु जाके स्टोर हो जाते हैं, जिससे हम शुक्राणु भंडारण भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? ये क्या थे? ये 3 थे। अब हम थोड़ा इस डायग्राम को मतलब एराइज करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, तब आपको देखना होगा कि अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब है अब ये पूरा जो क्रिया है शुक्राणु का उदर गुहा के अंदर प्रवेश करने की, अब हम आगे जो देखेंगे, ये जो शुक्राणु अब तक क्या में बन चुके हैं, बनने के बाद क्या होगा? अब इन्हें जब जरूरत होती है तो ये क्या होते हैं कि नर के उदर गुहा, मतलब उदर गुहा के अंदर का जो अंग है वहाँ पे जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे कैसे ये पहुँचता है ना। देखिए ये क्या है? उदर गुहा है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ही क्या है? ये हमारा विर्षण कोश है ना। विर्षण कोश के अंतर्गत क्या बनते हैं? विर्षण कोश के अंदर ही बनता है हमारे विर्षण कोश के अंतर्गत बनते हैं। यदि इसे आप रखना चाहेंगे तो रख लेते हैं, नहीं तो हम उसे हटा भी सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है? एक हम लोग है ना, ये हुआ। आगे चल के खुलते हैं, आगे चल के क्या करते हैं? आगे चल के खुले। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? जालीनुमा आकार बना लेते हैं। शुक्रवाहिनी क्या करती है? जालीनुमा आकार बनाती है। उसके बाद ये शुक्रवाहिनी यहाँ से क्या करती है? फिर से शुक्राणु को लेकर आगे चलती है ना। ये क्या होते हैं? यहाँ पे शुक्राणु हमारे अधिविर्षण का निर्माण करते हैं, अधिविर्षण में जाके स्टोर हो जाते हैं, है ना। ये क्या होता है? अधिविर्षण में जाके जमा कर देती है। ठीक है ना। अधिविर्षण में जमा होने के बाद क्या, अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है? सबसे पहले अब यहाँ पे सारा मतलब जो शुक्राणु के जो क्रिया था वो पूरा हो चुका है। ठीक है ना। शुक्राणु क्या स्टोर है। अब इसकी आवश्यकता होगी तो हमें कहाँ पे डालना होगा?
ये अब नर के उदर गुहा के अंदर एक क्या होता है, उदर गुहा के अंदर ही किसका निर्माण होता है, उदर गुहा के अंदर पाया जाता है मूत्राशय। उदर गुहा के अंदर क्या बनता है, मूत्राशय। ठीक है ना, ये क्या है, उदर गुहा है। उदर गुहा के अंदर क्या बना, मूत्राशय, है ना। उदर गुहा के अंदर क्या है, मूत्राशय बनते हैं, है ना। एक मूत्राशय पाया जाता है, मूत्राशय में क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय। और ये क्या है, इधर से है या फिर इधर कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या, मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय के अंतर्गत अब शुक्राणु को ले जाने का जो क्रिया होता है वो क्या करता है, लाता है। हम लोग अब देखते हैं शुक्रा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि ये क्या होता है कि अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से अंदर प्रवेश करने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, ये क्या है कि ये भी धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। ये क्या होता है, अब धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये क्या हुआ कि ये जो मूत्रवाहिनी है उसको लटक के, मतलब ये जो हैंड है इसको क्या करता है, इस साइड से, इधर से नहीं जाके वो इधर से पीछे से घुमा के, मतलब मूत्रवाहिनी में जो है पीछे से घुमा के वो अंदर गिरता है। मतलब ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। ये क्या है, शुक्रवाहक, इसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक। देखिए अब शुक्राणु बन चुके हैं। शुक्राणु बनने के बाद क्या करता है, शुक्रवाहक क्या करता है, उसे अंदर लेके जाता है। शुक्राणु बनने के बाद क्या होता है, उसे शुक्रवाहक अंदर लेके जाता है। अंदर कहाँ, मूत्राशय में। मूत्राशय अब क्यों है कि यदि से नर जनन अंग से बाहर, मतलब नर से बाहर जाना है तो बाहर जाने का एक ही है रास्ता, क्या है, मूत्राशय। तो अब शुक्राणु जब विरसन में बन जाता है तो उसके बाद क्या करता है, कुछ सहायक अंगों के द्वारा वो मूत्राशय में प्रवेश करता है। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ मूत्राशय में आया। कहाँ आया, मूत्राशय में। मूत्राशय में आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे, यहाँ पे क्या है कि दो शुक्राशय, मूत्राशय के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्राशय। ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय में दो शुक्राशय पाए जाते हैं। अभी यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक मूत्र ये क्या है, ये मूत्र मार्ग है। ये क्या है, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में ही शुक्राणु को डालना पड़ेगा, मूत्र मार्ग। अब क्या है कि ये जो हमारा शुक्रवाहक है, ये क्या करेगा, मूत्र मार्ग के रास्ते में लाना होगा किसको, शुक्राणु को। शुक्राणु को धीरे धीरे वो कहाँ पे लेके मूत्राशय में छोड़ा, मतलब वहाँ पे क्या है, शुक्राशय है। शुक्राशय में ये जाके शुक्राशय में जाता है। शुक्राशय क्या करता है, शुक्राशय के बिल्कुल बगल में, मूत्राशय में क्या होता है, दो शुक्राशय पाए जाते हैं। शुक्राशय में क्या है, यहाँ पे शुक्राशय के बगल में, शुक्राशय के बिल्कुल बगल में ही जस्ट क्या पाया जाता है, शुक्राशय के बिल्कुल बगल में अस्खलनीय,
अस्खलनीय वाहिनी होती है, अस्खलनीय वाहिनी। अस्खल्य वाहिनी ये क्या करती है, जब शुक्राणु वहाँ पे आता है, ठीक है ना, शुक्राणु को शुक्राशय में जब क्या बोलते हैं, शुक्राणु शुक्राशय में गिरता है तो क्या होता है, वो कहाँ पे आकर रुकता है, अस्खलनीय वाहिनी में। ये क्या करती है अस्खलनीय वाहिनी, इसे मतलब मूत्र मार्ग में डालने के काम करती है। ये जो है यहाँ पे इसकी संख्या कितना है, शुक्राशय की संख्या 2 होता है। शुक्राशय शुक्राशय ये कुल 2 संख्या में पाया जाता है। शुक्राशय क्या बोलते हैं, मूत्राशय में 2 की संख्या में पाया जाता है, ठीक है ना। नर में क्या होता है, मूत्राशय में 2 शुक्राशय होते हैं, जहाँ पर शुक्रवाहक मतलब विषण को, मतलब विषण से अंदर से निकलने वाले जो शुक्राणु उसे ले जाकर कहाँ पे डालता है, शुक्राशय में डालता है। शुक्राशय क्या करता है, उसे ले जाके आगे कहाँ पे, स्थलखनिया वाहिनी जो होती है उसके अंदर ले जाके उसे छोड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ पे, यहाँ पे आके रुक जाते हैं। स्थलखनिया का भी जो संख्या है वो कितना है, 2 है। ये भी 2 की मात्रा में पाई जाती है। स्थलखनिया कितनी मात्रा में, 2 की मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे, अब वहाँ से शुक्राणु धीरे धीरे कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। धीरे धीरे शुक्राणु वहाँ से चले, वहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्या है, आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट लिखे थे ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये कहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल उसके नीचे, असल खनिया जो उसके नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसकी संख्या कितना है, 1 है। जिसकी संख्या कितना है, 1 है। जिसकी संख्या कितना है, 1 है। 1 की संख्या में वो पाया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा जो नर का शुक्राणु होता है वो वहाँ पे जाते हैं, उसे क्या होता है कि एनर्जी, अब जो उनको आगे चलने में जो गमन करने के वक्त, ठीक है ना, उनको क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग पहले जाने थे। अब क्या है कि यहाँ से शुक्राणु शुक्रवाहिका ने क्या किया, ले के कहाँ पे डाला, शुक्राशय में। शुक्राशय में जाने के बाद अब तक उसके अंदर कुछ भी क्रिया नहीं, वो सेम जो शुक्राणु बने थे वो उसी तक, मतलब जो उनकी प्रारंभिक क्रिया, बनने की क्रिया थी, बिल्कुल उसी स्टेज में थे वो, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ था। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे कहाँ गए, शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद उसे आगे प्रोसेस किया। उसे आगे प्रोसेस कौन किया, शुक्राशय ने उसे आगे भेजा, मूत्र मार्ग के ओर भेजा। उसे शुक्राशय ने क्या किया, मूत्र मार्ग के ओर भेजा। मूत्र मार्ग की तरफ जाने से पहले यहाँ पे स्खलनीय वह क्या होती है, वाहिनी है ना, वाहिका, वो क्या करती है, उसे वहाँ पे आके यहाँ पे क्या हुआ, सारे शुक्राणु मतलब शुक्राणु रुकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसे आगे असंखलिया के जो उसको आगे भेजती है, मतलब मूत्र मार्ग में डालने का काम करती है। शुक्राशय से निकाल कर मूत्र मार्ग में डालने का काम कौन करता है, स्थलखलिया वाहिका जो होती है वो क्या करता है, शुक्राशय से उसे मतलब आगे मूत्र मार्ग में डालने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो मूत्र मार्ग में आने से पहले क्या हो जाता है, उसे वहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो क्या करता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अंदर जो तरलता, मतलब पहले वो क्या थे, शुक्राणु थे, अब उनको क्या होता है, जो सफ़ेद कलर के जो रंग प्रदान होता है वो कहाँ मिलता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वो आगे आने के बाद क्या होता है, वो मूत्र मार्ग में गिरने के से पहले क्या हो जाते हैं, वो वहाँ पे उन्हें तरलता मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद उसको स्मेल वगैरह जो मिलता है वहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो फिर थोड़ा आगे आते हैं, मतलब वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, तरला मिला। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या की, उसे तरलता प्रदान की, मतलब उनमें जो पहले मतलब जो उनको गमन करने में सहायता प्रदान करे, ठीक है ना, मतलब उसमें पतलापन, वो पहले जो गाढ़ापन में था उसे पतलापन में लाया गया, ठीक है। तरलता कौन प्रदान किया, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद थोड़ा और आगे आया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुल्बो ग्रंथि, 2 संख्या में क्या था, बुल्बो ग्रंथि मिलते हैं। ये क्या है, बुल्बो ग्रंथि। ये कितनी संख्या में बुल्बो ग्रंथि, 2 की संख्या में बुल्बो ग्रंथि है। इसको क्या बोलते हैं,
बुल्बोइरेथिलिया, इसे दो नामों से जाना जाता है, बुलबुल या कपार्स। क्या है? कार्पस ग्रंथि के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब शुक्राशय से असल खलिया ने शुक्राणु को लेके मूत्र मार्ग में डाला, तो उससे डालने के बाद क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि उसे तरलता प्रदान किया। क्या? तरलता प्रदान किया। उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ पे आए? बुल्बो ग्रंथि के पास। बुल्बो ग्रंथि क्या कि उसको एस्मेल, उसे क्या है, एस्मेल, और उसके जो कलर है सफ़ेद, और उसके मतलब एस्मेल वगैरह जो है, ये सारा कौन एनर्जी वगैरह जो मतलब जो उनको एनर्जी वगैरह चाहिए हार्मोन्स के द्वारा, वो क्या हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुए, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे मूत्र मार्ग की तरफ आ गए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आए, अब इसके बिल्कुल बगल में ये इसके बगल में, बिल्कुल सटे हुए बगल में, ठीक है ना, इसके बगल में क्या पाया जाता है, मूत्र मार्ग के बिल्कुल जस्ट बगल में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीसन, पिंस, क्या बोलते हैं इसे, ये जो है ये बिल्कुल उसके बगल में एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंस। सेंस या इंग्लिश में पिंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, सेंस। उसके बाद क्या होता है, इसके बिल्कुल मतलब यहाँ बगल में क्या होता है, एक स्किन, मतलब एक पतली सी चमड़ी होती है, मतलब पतला सा स्किन होता है। ये क्या होता है, इसका आकार बिल्कुल पतला सा चमड़ी होता है, मतलब स्किन होते हैं, मतलब परत होती है चमड़ी की, जो इसके अंदर उत्सेचना उत्पन्न करती है ना। उत्सेचना जो उत्पन्न होती है वो इसी के माध्यम से होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सीसन मूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीन्स मूड, सीन्स मूड क्या बोलते हैं, सीन्स मूड, है ना। ये टोटल डायग्राम था हमारे किसका, मानव जनन के अंतर्गत नर जनन के टोटल ये डायग्राम है। मतलब अब देखिए, सबसे पहले आप आगे देख ही चुके थे, सबसे पहले क्या होता है, विसरण बनते हैं। विसरण के बाद क्या, सबसे पहले विसरण बना, विसरण के अंतर्गत विसरण पालिका का निर्माण हुआ। विसरण पालिका के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, विसरण पालिका के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, विसरण पालिका के बाद बनते हैं क्या, विसरण पालिका। विसरण पालिका के बाद उसके अंदर क्या बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु कोशिकाएं का। शुक्राणु कोशिकाएं आगे चल के कितनी और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो कोशिकाएं वो कौन कौन सी हैं, एक तो हमारा क्या है शुक्र जनन कोशिका, दूसरा क्या है सटोली कोशिका। जो शुक्र जनन कोशिका क्या करता है, मतलब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, अर्धसूत्री जब प्रोसेस होता है नर में, तो क्या करता है वहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है शुक्राणु जनन कोशिका। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है किसकी प्रक्रिया होती है, तो सटोली कोशिका। वो क्या करती है, उसे एनर्जी प्रदान करती है, मतलब उसको ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो वहाँ से विल्सन से निकलते हैं, मतलब आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक जालीनुमा आकार बना लेते हैं, जिसको हम ये जालीनुमा आकार बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जालीनुमा आकार को हम बोलते हैं विसरण जालिका, है ना, क्योंकि ये जालीनुमा आकार है, उसे हम बोलते हैं विसरण जालिका। उसके बाद वो आगे जाके विसरण जालिका से निकलते हैं, वो शुक्रवाहिनी उसको क्या करती है, विसरण जालिका से लेके आगे चलती है, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी, है ना। शुक्रवाहिनी क्या करती है, उसको आगे लेके गई। अब शुक्रवाहिनी आगे जाके एक और अंग का निर्माण करती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिविर्षण, जहाँ पे शुक्राणु जाके स्टोर होते हैं। शुक्राणु वहाँ पे कितने दिन के लिए रहते हैं, तो अभी वो भी आपको मालूम है, मतलब 60 से 65 या उसका मतलब 70 से 72 जो भी बोलिए, क्योंकि शुक्राणु सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 72 दिन तक वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि 72 दिन के तक किसी को मतलब यदि नर को उसकी आवश्यकता हुई तो उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, नहीं तो वो नष्ट हो जाते हैं। फिर नए सिरे से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण फिर विषण में होता है। तो मतलब आके जहाँ स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु भंडार। यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ पे पाया जाता है या शुक्राणु भंडार किसे बोलते हैं, तो अधिविर्षण को शुक्राणु भंडार बोलते हैं। उसके बाद शुक्राणु मतलब उसके बाद क्या होता है कि अधिविर्षण से क्या होता है, ये जो है ना, ये थोड़ा डायग्राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
ठीक है। ये क्या हुआ कि अधिविषण के पास आके ये क्या करते हैं, अधिविषण से शुक्राणु को निकाल के शुक्रवाहिका कहाँ पर ले जाती है, मूत्राशय में। मूत्राशय कहाँ पाया जाता है, ये सारी जो क्रियाएं हुई प्रारंभिक क्रिया क्या है कि हमारे जो नर होते हैं, नर के उदर गुहा से बाहर, मतलब उसके शरीर से बाहर होता है ना। अब उसके बाद उदर गुहा के अंदर इसको डालते हैं, क्योंकि जो मूत्राशय होता है नर में वो कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के अंदर, है ना। उदर गुहा के अंदर जाने के बाद उदर गुहा में 2 शुक्राशय पाए जाते हैं, है ना, 2 शुक्राशय होते हैं। अब शुक्राशय में क्या है, मूत्राशय में 2 शुक्राशय हैं। अब वहाँ से मूत्र वाहिनी के रास्ते क्या होता है, बैक साइड से शुक्रवाहिका कहाँ से, बैक साइड से गिरती है, ना कि आगे से, इधर से ना जाके पीछे से, मतलब उसको घूम के आती है। घूम उसका कैसा है, उसका बनावट घूम के आके उसके बाद कहाँ गिरता है, वो शुक्राशय में गिरता है। शुक्राशय में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अस्कल खिल्लियाँ होती हैं। क्या है, अस्कल खिल्लियाँ वह क्या जो होती है उसको क्या करती है, खींच के आगे, मतलब मूत्र मार्ग में गिराने का काम करती है। मूत्र मार्ग में गिराने का काम करती है। मूत्र मार्ग में गिरने के बाद वो सबसे पहले उसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो उसे क्या करता है, तरलता प्रदान करता है। मतलब पहले से जो उसमें गाढ़ापन था उसमें क्या होता है, वो थोड़ा तरल प्रदान, मतलब एक पतला सापन उसमें प्रदान करता है। किसकी मदद से, ये एक हार्मोन से, ग्रंथि क्या है, हार्मोन उसके अंदर क्या करता है, थोड़ा तरलता प्रदान की। उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ गया, फिर थोड़ा सा वो आगे गया, जहाँ पे बल्बो ग्रंथि या बोले बल्बो ग्रंथि क्या करता है, उसे बल्बोरेथिल ग्रंथि जो उसे क्या करता है, कलर प्रदान करता है, उसको स्मेल प्रदान करता है ना। और उसमें ज़्यादा पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा तरलता प्रदान करता है, ताकि वो गमन करने में उसे मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या होता है, वो आगे धीरे धीरे कहाँ आता है, हमारे मूत्राशय के रास्ते बाहर, मतलब मादा शरीर में प्रवेश करता है, मतलब बाहर निकल जाता है। ये टोटल प्रोसेस था किसका, नर जनन अंग का। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे डायग्राम के अनुसार। चलिए ठीक है, अब इससे आगे हम लोग मादा जनन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।